अब अगर यहाँ पे एशिया पैसिफिक में स्पेसिफिकली साउथ चाइना सी, ये जो चाइना के साउथ में जो सी है, इसकी अगर बात करें तो ये भी खासी इम्पोर्टेंस है इसकी। यूएसए और चाइना के रिलेशंस के डायनामिक्स को डिफाइन करता है साउथ चाइना सी। देखें, इस साउथ चाइना सी में यूएसए का तो कोई क्लेम नहीं है, यूएसए कोई क्लेम नहीं करता, पर यूएसए चाइना को फोर्स करता है, पुश करता रहता है कि जो बाकी 5 कंट्रीज हैं जिनका ये चाइना के साथ डिस्प्यूट है इस रीजन में, वो डिस्प्यूट रिजॉल्व किया जाए। उन क्लेमेंट्स को, जो बाकी कंट्रीज हैं जो क्लेम करते हैं, उनकी आर्ग्यूमेंट्स को चाइना एक्नॉलेज करे। और उसके अलावा यूएसए चाहता है कि इस साउथ चाइना सी के रीजन में जो नेविगेशन की फ्रीडम है या फ्री नेविगेशन है, उसमें चाइना कोई रुकावट ना बने। और एनालिस्ट ये मानते हैं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इट कैन लीड टू वॉर। कभी भी इस पॉइंट पे जंग भी हो सकती है। अब ये साउथ चाइना सी है, ये जो लाइन है, इसे हम कहते हैं डेज्ड लाइन। अब कुछ एनालिस्ट जो है इसे कहते हैं कि इट इज 9 डेज्ड लाइन, कुछ 10 डेज्ड लाइन कहते हैं, तो 11 डेज। तो सभी जो नाम है वो इसी लाइन के नाम है। अब सवाल ये है कि वाई साउथ चाइना सी इज इम्पोर्टेंट। जी, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि चाइना का इस रीजन में हिस्टोरिकल क्लेम है। तकरीबन सारे साउथ चाइना सी को चाइना क्लेम करता है, वो कहता है कि हिस्टोरिकली ये चाइना का है। लेकिन जो बाकी कंट्रीज हैं वो ये कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ये जो है चाइना का क्लेम गलत है। और बाकी जो क्लेम करने वाले कंट्री हैं उसमें है जी वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनाई, फिलीपाइंस और ताइवान। ताइवान को चाइना वैसे अपना हिस्सा ही मानता है, लेकिन क्योंकि ताइवानीज जो है अलग गवर्नेंस स्ट्रक्चर बहुत टाइम से मेंटेन करके बैठे हैं, क्योंकि पास्ट में जो एक हिस्टोरिकल इनका डेवलपमेंट रही है ब्रिटिशर्स के साथ, तो ये एक तरह से जो है सेमी ऑटोनमस इनका स्टेटस भी इन्हें एक डिप्लोमेटिक लेवरेज प्रोवाइड करता है ये क्लेम करने का। तो ये जो 5 क्लेमेंट्स हैं, इनके जो क्लेम्स हैं वो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक हैं, और चाइना का क्लेम जो है वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में है। ये एक रीजन है इस रीजन की इंपॉर्टेंस का। और दूसरा जो रीजन है वो ये है कि दुनिया का तकरीबन 5 ट्रिलियन का जो ट्रेड है वो इस साउथ चाइना सी से होता है। और दुनिया में जो भी इंटरनेशनल सी का ट्रेड है, यानी पूरे समुद्र में जो भी इंटरनेशनल सी ट्रेड है, फॉर एग्जांपल समुद्र में जो 100% सी ट्रेड हो रहा है, उस 100% में से तकरीबन 30% जो इंटरनेशनल सी ट्रेड है वो इस साउथ चाइना सी के रूट्स को यूटिलाइज करता है। यानी दुनिया का जो 30% इंटरनेशनल सी ट्रेड है, समुद्र के रास्तों से जो ट्रेड होता है, वो इस साउथ चाइना सी को यूटिलाइज करता है। इस ट्रेड रूट को 30% जो ट्रेड है यूटिलाइज करते हुए होता है। तो यहाँ पे किसी एक कंट्री की डोमिनेंस होना दुनिया के 30% होने वाले ट्रेड को कंट्रोल, उसको थ्रेट करने के बराबर है। सो यही यूएसए का भी यहाँ पे इशू है कि वो नहीं चाहता कि चाइना जो है यहाँ पे हेजमन हो और सारे एरिया को वो हिस्टोरिकल रीजंस को बताते हुए क्लेम करता रहे। सो यहाँ पे इस रीजन में साउथ चाइना सी में चाइना की पॉलिसी, उसे हम कहते हैं दैट इज असर्टिव पॉलिसी। चाइना तकरीबन इंटायर साउथ चाइना सी को क्लेम करता है, और ये जो 9 डेश लाइन है वो चाइना ड्रॉ करके अपने मैप्स पे ये बताता है कि ये जो पूरा रीजन है ये हमारा है। ये जो 9 डेश लाइन है, इसको
बाकी क्रिटिक्स ये कहते हैं कि इट इज द वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इवन 2014 में या 2014 ऑनवर्ड चाइना ने अपने आर्टिफिशियल आइलैंड्स की कंस्ट्रक्शन इस साउथ चाइना सी में बढ़ा दी, और उनकी जो एग्जिस्टेंस है वो बढ़ने की वजह से चाइना की स्ट्रेंथ जो है इस रीजन में मिलिट्री के पर्सपेक्टिव में वो और ज़्यादा एक्सटेंड होती रही। इवन हमने देखा कि ये जो आर्टिफिशियल आइलैंड्स की कंस्ट्रक्शन है 2016 में जब यूएसए में इलेक्शंस हो रहे थे तो उस वक्त और ज़्यादा इसमें रफ्तार आ गई। तो ये चाइना का तरीका है अपने क्लेम को या अपनी पॉलिसी को यहाँ पे जाहिर करने का। चाइना's policy is assertive. China is claiming entire साउथ चाइना सी, तकरीबन 9 डैश लाइन चाइना ड्रॉ करता है और आर्टिफिशियल आइलैंड्स की कंस्ट्रक्शन कर रहा है चाइना। इवन अगर यहाँ पे यूएसए की बात करें तो यूएसए की पॉलिसी क्या है जी? यूएसए की पॉलिसी यूएसए की जो पॉलिसी है दैट इज रीबैलेंसिंग पॉलिसी। ये जी ओबामा के टाइम से एक तरह से पॉलिसी चलते आ रही है। ओबामा के टाइम में 2009 में देखा कि प्रेसिडेंट ओबामा की जो पॉलिसी थी दैट वाज पिवट टू एशिया पॉलिसी, जिसका मकसद था कि यूएसए के जो रिसोर्सेज हैं वो डाइवर्ट किए जाएं टूवर्ड्स एशिया, जो एक लार्ज मार्केट है और जिसको फिर एनालिस्ट ने ये समझा कि इट इज टू काउंटर चाइना। अदर देन दिस जी 2011 में ओबामा की जो पॉलिसी है दैट वाज रीबैलेंस टू एशिया पॉलिसी। रीबैलेंस टू एशिया पॉलिसी में अमेरिकन जो गोल था वो ये था कि जो स्टेट्स चाइना के साथ साउथ चाइना सी के पर्सपेक्टिव में डिस्प्यूट रखती हैं, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनाई, फिलीपाइंस, ताइवान, इनको सपोर्ट किया जाए अगेंस्ट चाइना। उसके अलावा जी यूएसए की इस ओवरऑल जो रीबैलेंसिंग पॉलिसी है इसमें यूएसए का फोकस ये है कि जो रीजनल अलाइज हैं उनकी ताकत में इजाफा किया जाए, उनकी स्ट्रेंथ जो है वो मिलिट्री के पर्सपेक्टिव में बढ़ाई जाए। इवन ओबामा के टाइम में स्ट्रेंथ को इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में भी बढ़ाने पे काम किया गया जब जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप पे साइन किया गया अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। जैसे ये जो यूएसए के इस रीजन में अलायंस हैं उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेहतर हो पाए और उनके जो ये जो कंट्रीज हैं इस रीजन में जिनको यूएसए समझता है कि ये चाइना के अगेंस्ट इस्तेमाल हो सकते हैं, इनकी जो चाइना के ऊपर डिपेंडेंस है वो डिपेंडेंस कम हो पाए। सो अगर ये यूएसए के साथ ज़्यादा ट्रेड करेंगे और उन्हें जो है उस ट्रेड में फिर रिलीफ दिया जाएगा, टैरिफ्स कम लगाए जाएंगे, टैक्सेस कम लगाए जाएंगे उनके प्रोडक्ट्स में, तो उनका जो ट्रेड रिलेशन है वो ओबामा के एडमिनिस्ट्रेशन में इस ट्रांस जो पैसिफिक पार्टनरशिप के तहत वो यूएसए के साथ ज़्यादा जुड़ जाएंगे इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में और उनकी डिपेंडेंस चाइना के ऊपर कम हो जाएगी। फिर इस ट्रांस पैसिफिक जो पार्टनरशिप है इसको इस यहाँ से जो है ट्रम्प ने विड्रॉ कर दिया और ट्रम्प की अप्रोच जो है इस रीजन में थोड़ी सी डिफरेंट थी। ट्रम्प का जो टिल्ट है वो इंडिया की तरफ हमें नज़र आया, वो इंडिया को यूज़ करना चाह रहे हैं अगेंस्ट चाइना, इंडिया के साथ मिलिट्री के पर्सपेक्टिव में, डिफेंस के पर्सपेक्टिव में कोऑपरेशन करके। इवन ट्रम्प जो हैं जो पाकिस्तान सीपेक के ज़रिए चाइना के ओबोर का इम्पोर्टेंट लेग है सीपेक, उसके ज़रिए चाइना के साथ पार्टनरशिप में है और वही ओबोर जिसे अमेरिकन्स मानते हैं कि ये एक तरह से चाइना का जो ओबोर प्रोजेक्ट है वो अमेरिका की डोमिनेंस को काउंटर करने का पावर रखता है। तो सीपेक उसका इम्पोर्टेंट एलिमेंट और सीपेक पाकिस्तान के बगैर मुमकिन नहीं था। तो पाकिस्तान को भी
ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने मुख्तलिफ इदारों के ज़रिए प्रेशर करना स्टार्ट कर दिया, FATF के ज़रिए, IMF के ज़रिए, इवन डायरेक्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से पाकिस्तान के लिए एलिगेशंस लगाई गई कि आप जो है सेफ हेवन जो टेररिस्ट की हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे, हमें धोखा दे रहे हैं। तो एक तरह से जो मुख्तलिफ कॉलमिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि ये जो USA का बिहेवियर है टूवर्ड्स पाकिस्तान वो चाइना के साथ हमारी क्लोजनेस की वजह से भी है। इवन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में हमने ये देखा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अपने ऑफिस संभालने के बाद जो अलाइज हैं USA के इस रीजन में, साउथ चाइना सी के रीजन में या ओवरऑल एशिया पैसिफिक के रीजन में, उनके साथ मिलिट्री कोऑपरेशन पहले से बढ़ा दी। फिलीपींस के साथ जैसे डिफेंस पार्टनरशिप के जरिए रिलेशंस को रिवाइव किया गया और ये कोशिश की गई कि नॉर्थ कोरिया को डी न्यूक्लियराइज किया जाए। डायरेक्ट मीटिंग की गई जो पॉसिबल नियर फ्यूचर में नहीं हो पाया। इवन ट्रेड वॉर जो है वो चाइना के खिलाफ डिक्लेयर की गई। ब्लेम गेम, पाकिस्तान को ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया गया। इवन ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन ने फ्री नेविगेशन को भी एडवोकेट करना स्टार्ट किया कि जब तक फ्री नेविगेशन हम कंडक्ट नहीं करेंगे तब तक चाइना की प्रेजेंस को हम यहाँ पे काउंटर नहीं कर सकते। सो ये जो सारी जो तरीके हैं इनके ज़रिए जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो इस रीजन में चाइना को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको इस रीजन में डाइवर्ट किया जा रहा है और ये जो ट्रेड वॉर है इसका जो इम्पैक्ट है वो तकरीबन 3 से 4 साल के बाद पता चलेगा। अब चाइना में जो कंपनीज काम करती हैं चीप लेबर की वजह से वो डाइवर्ट होना शुरू हो सकती हैं ट्रेड वॉर के चलते और वो अपने जो एग्रीमेंट्स हैं बाकी कंट्रीज के साथ जैसे वियतनाम है इलेक्ट्रॉनिक्स के पर्सपेक्टिव में या मलेशिया है, यहाँ पे इन्हें जो है व्हीकल्स के पर्सपेक्टिव में इंडस्ट्रीज जो हैं वो आसानी से अपना लेबर फाइंड आउट कर सकती हैं क्योंकि इन मुख्तलिफ कंट्रीज़ की मुख्तलिफ एरियाज़ में एक्सपर्टीज़ हैं। तो ये अगर ट्रांजिशन आती है ट्रेड वॉर की वजह से कंपनीज़ के ऑपरेशन में और वो अपना जो डेवलपमेंट है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उसको अगर शिफ्ट करती हैं चाइना से बाकी कंट्रीज़ में तो ये फिर चाइना को इम्पैक्ट कर सकता है। तो USA के जो करंट प्रेसिडेंट हैं 2016 ऑनवर्ड प्रेसिडेंट ट्रम्प वो डायरेक्ट चाइना को हिट करने की कोशिश कर रहे हैं इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में और अपने रीजनल पार्टनर्स को स्ट्रेंथन करके नॉर्थ कोरिया के ऊपर फोकस करके फिलीपींस के साथ क्लोज अलाय होके अपने रिलेशंस को रिवाइव करके इवन इंडिया को इस पूरे गेम में सेंटर प्लेयर के तौर पे इस्तेमाल करने का USA का एम्बिशन और जो फिर डायरेक्ट ये सारा USA का जो रिलेशन है ये फिर पाकिस्तान और USA के रिलेशन को इम्पैक्ट करता है। तो देखें सिर्फ अगर मैं पाकिस्तान और USA के रिलेशन की बात करता और ये सारे डायमेंशंस अगर आपको नहीं पता होते तो आपको रिलेशन की गहराई समझ नहीं आती। और क्योंकि ये साउथ चाइना सी एक तरह से अलग भी टॉपिक है, एशिया पैसिफिक भी अलग टॉपिक है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान USA की रिलेशन की कनोटेशन में आप इसे देखते रहें उसके रिलेशन में देखते रहें तो आपको चीज़ें फिर कनेक्ट करना आसान लगेंगी। अब देखें परसेप्शन जो है वो वेरी करता है। परसेप्शन की बात करते हैं यहाँ पे, वो डिफरेंट है। USA का परसेप्शन अलग है, साउथ चाइना सी के ऊपर चाइना का परसेप्शन अलग है साउथ चाइना सी के ऊपर। पहले बात करते हैं परसेप्शन में ये जो वाटर बॉडी का क्लेम है। चाइना की ये जो 9 डैश लाइन है तकरीबन 86%
जो सरफेस एरिया है उस पे चाइना का क्लेम है, चाइना अपनी अथॉरिटी समझता है इस पूरे एरिया को 86%। ऑन द अदर हैंड यूएसए इस परसेप्शन को क्वेश्चन करता है। यूएसए कहता है कि ये एक कंफ्यूज्ड क्लेम है। क्या चाइना पानी को क्लेम करता है या जो लैंड है उस पानी के नीचे वाला उसको भी क्लेम करता है या दोनों को क्लेम करता है? सो ये क्लेम चाइना का अनक्लियर है, ये यूएसए का परसेप्शन है। नंबर 2, ये जो चाइना का इस रीजन में परसेप्शन है कि ये हमारा हम कंट्रोल करते हैं ये, और ये पूरा जो साउथ चाइना सी है ये चाइना को बिलोंग करता है। चाइना इसको हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन के हिसाब से अपना समझता है। ऑन द अदर हैंड यूएनए जो यूएस है वो लीगल इंटरप्रिटेशन में बिलीव रखता है। जो यूएन की कन्वेंशन है ऑन द लॉज ऑफ सी, जो टेरिटरी डिफाइन करता है कि आप समंदर में कितने एरिया के ऊपर आपका क्लेम होता है, कितने जो है नॉटिकल माइल्स जो है, फॉर एग्जांपल ब्रुनाई है तो कितने नॉटिकल माइल्स इसके हैं, मलेशिया है तो कितने नॉटिकल माइल्स इसके हैं, वियतनाम के कितने होंगे, और ताइवान के कितने होंगे, फिलीपींस के कितने होंगे। तो वो जो लीगल इंटरप्रिटेशन है यूएन की कन्वेंशंस के मुताबिक, यूएसए उसको एडवोकेट करता है, और ये जो कंट्रीज इसी लीगल इंटरप्रिटेशन के तहत कहते हैं कि हमारी जो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक हमारे कंट्रोल में होना चाहिए जो रीजन, चाइना उस पर भी क्लेम करता है, तो इस पे कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये एक परसेप्शन है, चाइना का परसेप्शन हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन, यूएसए का परसेप्शन दैट इज बेस्ड ऑन लीगल इंटरप्रिटेशन। नंबर 3 पे जी स्ट्रेटेजिक डिफरेंसेस। अब स्ट्रेटेजिक डिफरेंसेस ये भी परसेप्शन में मैं बात कर रहा हूँ। स्ट्रेटेजिक या डिफेंस ऑफेंसिव, डिफेंस एंड ऑफेंस का जब भी बात हो तो हम स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं। तो स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव में या स्ट्रेटेजिक जो डिफरेंसेस हैं, चाइना समझता है कि यूएसए इस रीजन में अपनी हेजमनी, अपनी डोमिनेंस मेंटेन करना चाहता है। ऑन द अदर हैंड यूएसए समझता है कि चाइना इज बीइंग असर्टिव, चाइना इज अ बुली इन दिस रीजन, और यूएसए समझता है कि चाइना जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको डोमिनेट करना चाह रहा है, जो यूएसए के रोल को लिमिट कर देगा। और ये चाइना इस रीजन में जो मिलिटराइजेशन कर रहा है आर्टिफिशियल आइलैंड्स की कंस्ट्रक्शन करके, वो गलत है, इलीगल है। तो ये यूएसए का स्ट्रेटेजिक परसेप्शन है और चाइना का स्ट्रेटेजिक परसेप्शन डिफरेंट है। नंबर 4 पे जी ब्लेम गेम। अब ब्लेम गेम ये है कि हु इज एग्रेसर, कौन एग्रेसर है इस रीजन में। चाइना कहता है कि इट इज यूएसए, क्योंकि यूएसए इस रीजन में अपनी नेवल शिप्स को भेजता है और उन रीजन्स में भेजता है जो डिस्प्यूटेड है चाइना और बाकी कंट्रीज के बीच में। तो ये नेवल शिप्स को भेजना एक तरह से एग्रेसर का ही काम है। लेकिन यूएसए कहता है कि नो, चाइना का जो क्लेम हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन पे बेस करता है वो इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट है, और वो एक ऑफेंस है जब हम इंटरनेशनल ट्रेड और रीजनल कंट्रीज के राइट्स की बात करें। तो ये चाइना का जो क्लेम है, इट इज अ वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड इट इज एन ऑफेंस अगेंस्ट रीजनल कंट्रीज जो इस रीजन में मौजूद हैं। तो ये ब्लेम गेम चलता रहता है। अदर देन दिस, इस परसेप्शन के अलावा अगर बात करें, ये जो बाकी क्लेमेंट्स हैं, जिसमें फिलीपींस आ जाता है, जिसमें वियतनाम है, जिसमें मलेशिया है, जिसमें ब्रुनाई है, और जिसमें ताइवान है, इनके साथ अगर रिलेशंस की बात करें तो चाइना क्या कहता है। चाइना के मुताबिक ये जो भी क्लेमेंट्स हैं ये सारे, चाइना कहता है दीज ऑल आर एग्रेसर्स। क्यों? क्योंकि ये
यूएसए की सपोर्ट पे मैनिपुलेट करने का काम कर रहे हैं। दे आर सर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ यूएसए, दे आर सर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ यूएसए। जो यूएसए अपनी इस रीजन में डोमिनेंस और हेजेमनी चाहता है, वो इन क्लेमेंट्स के जरिए ही अचीव कर रहा है, अपनी प्रेजेंस को इंश्योर करवा रहा है। तो चाइना कहता है कि ये जो क्लेमेंट्स हैं, ये मैनिपुलेटर्स हैं, ये एग्रेसर्स हैं। उसके अलावा यूएसए कहता है कि चाइना इस रीजन में बुली है, ऑपरेसर है, जो दूसरों का हक जो है, वो चाइना जो है दूसरों का हक छीन रहा है। नंबर 3 पे जी यूएसए का जो रिलेशन है इस रीजन में जो कंट्रीज हैं, जो शिमाल कंट्रीज हैं, उनको यूएसए प्रोटेक्ट करना अपना गोल समझता है। और जिसको चाइना इंटरप्रेट करता है कि यूएसए शिमाल कंट्रीज को या इन बाकी कंट्रीज को प्रोटेक्ट इसलिए करना चाह रहा है, या इसलिए ये कहता है कि मैं इसको बाकी कंट्रीज को प्रोटेक्ट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि यूएसए का जो असली गोल है दैट इज टू कंटेन चाइना। ये हिस्टोरिकली यूएसए जो चाइना को कंटेन करना चाह रहा है, या कंटेनमेंट जो पॉलिसी है, वो चाइना को लगता है कि वो रियलिटी है। यानी यूएसए का असली मकसद कंट्रीज को प्रोटेक्ट करना नहीं, उनकी प्रोटेक्शन का नाम लेके अपनी प्रेजेंस और मिलिट्री प्रेजेंस इस रीजन में एक्सटेंड करना और चाइना को कंटेन करना है। इवन हमने पास्ट में देखा कि जब 2013 में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने फिलीपींस के हक में फैसला दिया। एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था एक आइलैंड के ऊपर फिलीपीन और चाइना के बीच में। चाइना ने उसको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन यूएसए ने कहा कि वो रूलिंग जो है बाइंडिंग है। तो इस तरह से यूएसए जो है बाकी कंट्रीज को सपोर्ट करके चाइना को एक तरह से काउंटर करना चाह रहा है, ये चाइना को लगता है।